हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि रिटायरमेंट के बाद ईपीएस से हमें कितना रुपया पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। सबसे पहले आप ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और ईपीएस पासबुक वाले साइट पे जाकर इसमें लॉगिन करें। अपना यूएएन नंबर डालें और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें। जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का। वह ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। ओटीपी डालते ही आपका पासबुक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मेनू बटन पे एक कैलकुलेटर ऑप्शन आता है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ईपीएफ कैलकुलेटर, ईडीएलआई कैलकुलेटर और पेंशन कैलकुलेटर, ये 3 ऑप्शन आएंगे, जिस पे आपको पेंशन कैलकुलेटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको राइट हैंड में आपके पीएफ नंबर का लिस्ट खुल जाएगा। यदि आप अलग अलग कई कंपनियों में काम किए हैं तो उन सभी कंपनियों का आपके पास यहाँ पे पीएफ नंबर शो होगा। अब आपको जो है लास्ट पीएफ नंबर पे क्लिक करके चेक करना है, क्योंकि अगर आपने पिछले कंपनी के सर्विस को ट्रांसफ़र करवाया होगा तो सब इसमें इंक्लूड हो गया होगा। तो मैं एक पीएफ नंबर सेलेक्ट करता हूं। मेरे पीएफ नंबर का एक सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं कि कितना रुपया आपको पेंशन मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करें। तो अब आपको फार्मूला डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके ईपीएफओ पासबुक में ही ये ऑप्शन इनेबल है कि आपको बता देगा कैलकुलेट करके कि आपको कितना रुपया पेंशन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट आप देखें, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2021 का है और डेट ऑफ एग्जिट 2024। यानी यहाँ पे आपको जो सर्विस दिख रहा है वो सिर्फ 3 साल का सर्विस दिख रहा है। अब हम दूसरे पीएफ को सिलेक्ट करते हैं और उसका हम पेंशन कैलकुलेट करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कंपनियों का पीएफ नंबर है तो आपको एक साथ में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ये 2 या 3 कंपनियों में आपको अलग अलग शो हो रहा है। जिस टाइम आप पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त इन सभी का सर्विस कैलकुलेट करके एक साथ में प्लस करके आपको पेंशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो अमाउंट शो रहा है देख सकते हैं कि लास्ट ईपीएस वेजेज जो 15,000 रुपया है, इस पर कैलकुलेट पर जब क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे 346 रुपीज़ दिख रहा है। अप्रोक्सीमेट पेंशन 346 रुपये दिख रहा है। इसके पीछे हम देख सकते हैं जिसका इतना कम अमाउंट क्यों। पहले हमने जो चेक किया था उसमें 376 दिख रहा था, अब इसमें 346 दिख रहा है। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट 2021 है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/12/2018 है। यानी कि यहाँ पर भी 3 साल का सर्विस है। अर्थात आपको तो पता ही है कि पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल का सर्विस होना चाहिए। तो पिछले कई कंपनियों का सर्विस भी इसमें कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन शो हो रहा है पीएस का। अगर यहाँ पे 10 साल सर्विस पूरा नहीं होता तो आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक भी करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखाएगा। यहाँ पे पेंशन का जो फार्मूला है वह फार्मूला भी शो हो रहा है और पेंशनेबल सैलरी का जो फार्मूला है वह भी शो हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इस फार्मूले के द्वारा आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बना के दे दिया है तो खुद कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका पेंशनेबल सर्विस है वो 1034 दिखा रहा है और पेंशनेबल सैलरी 8,552 रुपये दिखा रहा है, जबकि मेरा लास्ट वेजेज 15,000 रुपये था। तो पेंशनेबल सैलरी कैसे निकालते हैं इसका फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। पिछले 60 महीने में आपने कितना अर्न किया वो पिछले 60 महीने का औसत निकाला जाता है। औसत निकाल के उसको औसत निकालने के बाद उसमें से एनसीपी डेज वगैरह माइनस हो जाता है और जो आपका एक्चुअल पेंशनेबल सैलरी होता है उससे ही कैलकुलेशन होता है। पेंशनेबल सैलरी के लिए कैलकुलेशन का फार्मूला है कि सम ऑफ द लास्ट 60 मंथ पेंशन वेजेस इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1825 माइनस एनसीपी डेज। तो पिछले 60 महीने का 5,02,863 रुपया हो रहा है इंटू 30 और डिवाइडेड बाई 1825 माइनस 61 ऐसा किया गया है। अब तो निकला है अमाउंट 855 रुपये 8,552 रुपये। ये हो गया पेंशनेबल सैलरी। और
आपका जो 15,000 रुपया बेसिक सैलरी है, आप लोग उसके आधार पर कैलकुलेशन करते हैं, जबकि वैसा नहीं करना है। क्योंकि आप 15,000 आपका है, लेकिन आप किसी महीने में एब्सेंट है, किसी महीने में आपका 10 दिन एब्सेंट है, 15 दिन एब्सेंट है, तो जब लास्ट कैलकुलेशन होता है टोटल 60 महीने का, तो जो आपका एवरेज बेसिक बन के आता है वह कम हो जाता है। 10,000, 12,000, 8,000, 9,000 इस तरह से कम हो जाता है, तो उसके आधार पे कैलकुलेशन होता है। तो ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि उनका जो लास्ट बेसिक सैलरी होता है 15,000 या 9,000 या 10,000, उसको राउंड अप पकड़ के उस पर कैलकुलेशन निकालने लगते हैं। यही गलती करते हैं, जिसके कारण सही कैलकुलेशन नहीं निकल पाता है, ज़्यादा अमाउंट दिखता है और बाद में उनको पेंशन कम मिलता है, तो वो जो निराश हो जाते हैं कि भाई मुझे कम पेंशन आ रहा है। लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन जो है उसके आधार पर अगर निकालेंगे तो उनको एक्चुअल पता चलेगा, और बाद में उसके हिसाब से पेंशन आता है, तो लोगों को निराशा और किसी प्रकार के मन में कन्फ्यूजन नहीं होता है। यदि आपके पास एक ही पीएफ नंबर है तो आपको जो है एक ही जगह पे पूरा अमाउंट दिखा देगा। लेकिन आप अगर कहीं कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपको कई अलग अलग पीएफ नंबर दिखाई देंगे। जहां से आपका 10 साल सर्विस पूरा हुआ है वहीं से आपका पेंशन दिखाने काम करेगा। अगर आपका 10 साल सर्विस पूरा नहीं हुआ है और वह पीएफ नंबर आप सिलेक्ट करके और पीएफ देखने का, पेंशन देखने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1/8/2017 और डेट ऑफ एग्जिट 1/11/2018। यहाँ पे जब आपका लास्ट वेजेज देखेंगे वो 5,945 है, लेकिन जब आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेंशन अमाउंट शो नहीं होगा, दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक 10 साल सर्विस पूरा नहीं हुआ था। यानी कि जहाँ से जिस पीएफ नंबर से आपका 10 साल सर्विस पूरा हो गया है उसके आगे से आपका जो है पेंशन का अमाउंट शो होगा। यहाँ पे दिख भी रहा है कि नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन, एज सर्विस इज लेस देन 9.5 ईयर्स। यहाँ पे दिखा रहा है 9.5 साल से कम है सर्विस आपका, इसलिए आपको पेंशन के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगा। यानी कि मैं जो लास्ट के जो दो पीएफ अकाउंट पे जो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया वहाँ तक सर्विस पूरा हो चुका था। अब हम कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे और दोनों को प्लस करके देखेंगे। पहले वाले में मेरा 346 आया था, दूसरे वाले में 376, यानी कि दोनों को सम कर रहे हैं, यानी कि जोड़ लगा रहे हैं, तो हमारा टोटल जो अमाउंट बन रहा है पेंशन का वो 722 रुपया मंथली पेंशन हो रहा है। यानी यदि आज के डेट में अगर मैं छोड़ूं जॉब तो मुझे 722 रुपया पेंशन बन रहा है। लेकिन नियम के हिसाब से, जो कि 2014 में अमेंडमेंट किया गया था नियम में, कि मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये मिलेगा, तो जिसका पेंशन 1,000 से कम बन रहा है उसको मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सर्विस 13 साल जो है 2 महीना कंप्लीट हो गया सर्विस, लेकिन पेंशन बन रहा है 1,000 से कम। ईपीएस के द्वारा पेंशन बहुत कम मिल रहा है, ये तो बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन एक्चुअल यही है कि जितना आप कंट्रीब्यूशन करेंगे उतना ही आपको पेंशन मिलेगा। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ज़्यादा पेंशन मिलेगा। तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने के लिए आप एनपीएस वाले ऑप्शन को चुनाव कर सकते हैं, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आप यह सोच रहे हैं कि ईपीएस में मैं कंट्रीब्यूशन कर दूं ज़्यादा, तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेजेस सीलिंग लिमिट है वो 15,000 ही है, और 15,000 से ज़्यादा जो भी आपका सैलरी है उसके आधार पे आपका पेंशन डिडक्शन नहीं होता है। 15,000 रुपया के मानकर ही आपका डिडक्शन होता है। यानी कि अधिकतम जो कंट्रीब्यूशन होगा आपके पेंशन में वह 1,250 रुपये ही होगा। ईपीएस मेंबर्स को ज़्यादा पेंशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के लिए एक लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है। दूसरा कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट आता है उसको सरकार सही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, सही जगह पे इस पैसे को नहीं लगाती है, इस पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं करती है, इसलिए ईपीएस सदस्य को ज़्यादा पेंशन नहीं मिल पाता है। इस प्रकार के अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपके मन में कोई सवाल या फीडबैक है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।